हेलो स्टूडेंट्स, एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन और लैंगिक जनन के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था युग्मक जनन, जो पहला चरण था, जिसके अंदर आपने देखा कि नर और मादा युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब देखिए, दूसरा जो स्टेप है वो है आपका युग्मक स्थानांतरण। तो देखिए, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि युग्मक बनने के पश्चात निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और उस क्रिया को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। यानी हम कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक निषेचन के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं तथा इस क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो युग्मक स्थानांतरण की क्रिया आपने देखी कि किस प्रकार से नर और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं और इस क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो देखिए, किस प्रकार से युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं। तो कुछ जीवों में तो नर और मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं, दोनों गति करेंगे और एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। और अधिकांश जो विकसित जीव होते हैं उनमें नर युग्मक गतिशील होता है, मादा युग्मक जो होता है वो स्थिर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीवों के अंदर क्या होता है, जलीय जीव अपने युग्मकों को जल में मुक्त कर देते हैं, जल में मुक्त कर देते हैं तथा दोनों युग्मक हैं वो एक दूसरे के समीप गति करते हुए आते हैं। यानी दोनों युग्मक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं तथा दोनों युग्मक गतिशील होते हैं तथा एक दूसरे के समीप आते हैं। ऐसा जलीय जीवों के अंदर होता है और दोनों युग्मक जो होते हैं ये संरचना में भी एक जैसे होते हैं और दोनों युग्मक जो हैं वो आकर्षित करने वाले होते हैं। जैसे अगर हम बात करें शैवाल जो है, तो शैवाल में ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों युग्मक जो होते हैं वे गतिशील होते हैं और एक जैसे होते हैं और जल में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो जल में मुक्त करने के पश्चात वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विषम युग्मकी जीवों में, विषम युग्मकी जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है जबकि मादा युग्मक अगतिशील होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे ब्रायोफाइटा
और टेरिडोफाइटा, ये पादप होते हैं। इनमें हम कह सकते हैं नर युग्मक तो गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक जो होता है वो अगतिशील होता है। और ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों ही जलीय पादप होते हैं। तो इनमें नर युग्मक के गतिशील के लिए, इनमें नर युग्मक की गति के लिए जल की आवश्यकता होती है। जलीय पादप हैं तो जल में तैरकर नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये आपने युग्मक स्थानांतरण देखा कि कुछ जो जलीय जीव हैं उनमें तो नर और मादा युग्मक दोनों गतिशील होते हैं, जैसे कि शैवाल में। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ऐसे जलीय पादप हैं जिनमें नर युग्मक तो गतिशील होगा, जबकि मादा युग्मक स्थिर होता है। और नर युग्मक की गतिशीलता के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात अगर हम बात करें पुष्पीय पादपों की, तो क्या होता है, पुष्पीय पादपों में क्या होता है, जो नर युग्मक होता है, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक परागकण में स्थित होता है तथा मादा युग्मक अंडाशय में स्थित बीजांड में पाया जाता है। तो ये देखेंगे अब हम ही कि पादपों में जो नर युग्मक होते हैं वो परागकण के अंदर होते हैं। तो परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो उसे बोलते हैं परागण। वो भी एक युग्मक स्थानांतरण की क्रिया होती है जो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, युग्मक स्थानांतरण को। तो अभी हमने देखा युग्मक स्थानांतरण के अंदर आपको बताया कि जो नर युग्मक होते हैं वो परागकण में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुष्पीय पादपों में परागकण का पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो देखिए, जो परागण की क्रिया होती है वो विभिन्न माध्यम के द्वारा होती है। कुछ पादपों में वो जल के द्वारा होती है, किसी में वायु के द्वारा होती है। जल के द्वारा अगर परागण होगा तो उसे जल परागण कह देंगे, वायु के द्वारा होगा तो उसे वायु परागण कह देंगे। अगर कीट के द्वारा परागण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कीट परागण कह देंगे। अब देखो, परागण दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः परागण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो होता है आपका स्वपरागण, और दूसरा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं परपरागण। तो देखिए, स्वपरागण और परपरागण में क्या फ़र्क होता है। तो अगर देखिए, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, अगर हम बात करें पुष्पों की, तो मान लीजिए ये पुष्पवृंत है और ये बाह्यदल है, और ये क्या है, दल वाला रंगीन भाग है। ये मादा जनिक भाग है जिसे हम कहते हैं अंडप या स्त्री केसर।
और ये क्या है, पुंकेसर वाला भाग है, नरजनिक भाग। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर द्विलिंगी पुष्प है, भाई एक ही पुष्प पे परागकण बन रहे हैं यानी पुंकेसर है, और उसी पुष्प पे अंडक वाला भाग है, तो उसका परागकण उसी पुंकेसर की उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरता है तो उसे कह देंगे स्वपरागण। यानी हम कह दें इसकी स्वपरागण क्या होगा, परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे मटर का पादप होता है उसमें स्वपरागण होता है, उसी प्रकार से अगर हम कह दें कि अगर परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो तो उसे परपरागण कहते हैं। जैसे पपीता, तो ऐसा क्यों होता है परपरागण का, क्योंकि कुछ जैसे पपीता होता है उसमें जो पादप होता है उसमें नर पुष्प होंगे, दूसरे पर क्या होंगे, मादा पुष्प होते हैं। तो दोनों जनन अंग अगर एक ही पुष्प पे नहीं होंगे तो परागकण जो है वो सिंपल सी बात है वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरता है और उसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा युग्मक स्थानांतरण। जलीय जीवों होते हैं उनमें जल में गति होती है युग्मकों की, दोनों युग्मक भी गतिशील हो सकते हैं। जैसे शैवाल में एक युग्मक गतिशील हो सकता है, दूसरा स्थिर हो सकता है, जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। पुष्पीय पादपों में परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे स्वपरागण और परपरागण कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा युग्मक स्थानांतरण। तीसरा हम पढ़ेंगे निषेचन, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन है उसका तीसरा चरण जिसे हम कहते हैं निषेचन। तो देखिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। तो निषेचन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर युग्मक बन गए फिर युग्मक स्थानांतरित हो गए, अब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और दोनों अगुणित संरचनाएं हैं, अगर जुड़ेगी तो द्विगुणित संरचना बनती है और उसे हम कहते हैं निषेचन। यानी हम कह सकते हैं कि नर व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनने की क्रिया को द्विगुणित युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब है कि नर और मादा युग्मक जो होते हैं वे जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं, यानी युग्मक संलयन जो होता है वो जीव के शरीर के बाहर हो जाता है, उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, तो इसमें क्या होता है कि शैवाल में
जो मादा युग्मक और नर युग्मक होते हैं वो शरीर के बाहर मिलते हैं, तो शैवाल में होता है बाह्य निषेचन। वैसे ही मछलियों में नर युग्मक को जल में मुक्त दिया जाता है और मादा युग्मक को भी जल में मुक्त कर दिया जाता है, तो बाह्य निषेचन। उभयचर मेंढक वगैरह में भी ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें किसकी, बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन होता है नर व मादा युग्मक का संलयन जीव के शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे मछलियाँ, फिश, उभयचर, शैवाल, यानी जलीय जीव जो होते हैं उनमें ज़्यादातर बाह्य निषेचन होता है। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक का संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है। यानी हम कह सकते हैं नर व मादा युग्मक का संलयन जीव के शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य या हम कह सकते हैं स्तनधारियों में ऐसा होता है। दूसरा हम कह सकते हैं पक्षी। तो अगर युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन, बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। और ये क्या है मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है। और एक स्पेशल कंडीशन होती है, एक विशेष स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। अनिषेक जनन का मतलब है निषेचन नहीं होता और बिना निषेचन के अगर मादा युग्मक से जीव बन जाता है, अंडे से जीव बन जाता है बिना निषेचन के, तो उसे कहते हैं अनिषेचन। यानी हम कहते हैं बिना निषेचन के मादा युग्मक का जीव में परिवर्धन अनिषेक जनन कहलाता है। जो कि प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी हो सकता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन का मतलब है बिना किसी कारण के, या कह सकते हैं जीव के अंदर कुछ ऐसे आंतरिक कारक होते हैं जो कि प्राकृतिक अनिषेक जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कुछ प्राणियों में आंतरिक कारणों की वजह से प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है। यानी कुछ आंतरिक कारण होते हैं जिनकी वजह से प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है। यानी वो अपने आप बिना किसी कारण के कुछ आंतरिक कारण होते हैं। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी जो होती है उसमें प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है।
दूसरा होता है आपका कृत्रिम अनिषेक जनन। कृत्रिम अनिषेक जनन का मतलब है कुछ रसायनों की वजह से उनमें अनिषेक जनन हो सकता है, यानी हमें करवाना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो रहा। यानी कुछ जीव में भौतिक व रासायनिक कारकों की वजह से कृत्रिम अनिषेक जनन होता है भाई। अब आप सोचोगे कि सर ये कारक कौन से होते हैं, किस कारक के द्वारा करवा सकते हैं? तो कुछ कारक बता देता हूँ आपको। जैसे ईथर है, ईथर से हो सकता है, क्लोरोफॉर्म से हो सकता है। ये कुछ रसायन हैं जिससे आप करवा सकते हो अनिषेक जनन। अगर करवाएंगे जानबूझकर तो कृत्रिम अनिषेक जनन हो जाएगा, और अपने आप होता है अंडे से बिना निषेचन के जीव बन जाता है, तो उसे प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, आपने युग्मक जनन पढ़ा सबसे पहले, लैंगिक जनन का चरण, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण पढ़ा, उसके बाद निषेचन पढ़ा। अब चौथा पढ़ते हैं हम। चौथा जो लैंगिक जनन की अवस्था है जिसे कहते हैं भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन जिसे आप कह सकते हो एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भ्रूणोद्भवन क्या होता है कि जो युग्मनज बनता है निषेचन से, उससे भ्रूण का बनना भ्रूण परिवर्धन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं नर व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनने की क्रिया को, संलयन से जो द्विगुणित युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनना उसको कहते हैं भ्रूणोद्भवन। उस क्रिया को हम कहते हैं भ्रूणोद्भवन कहते हैं। तो देखिए भ्रूणोद्भवन किस प्रकार से होता है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई, समसूत्री विभाजन में तो गुणसूत्र एक जैसे रहते हैं। जैसे द्विगुणित कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन होगा तो वो द्विगुणित जीव बनेगा। अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और जीव कैसा बनता है, अगुणित बनता है। यानी हम कह सकते हैं, पहली कंडीशन की बात करें तो बहुत से शैवाल व कवक में द्विगुणित युग्मनज अपने चारों तरफ एक आवरण का स्त्रवण करता है, जिसे निषिक्तांड कहते हैं। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से
अगुणित जीव बनता है, इसे अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया आपको कि युग्मनज तो द्विगुणित ही होगा, क्योंकि नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज तो द्विगुणित ही होगा, लेकिन उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जीव कैसा हो जाएगा? अगुणित, और उसको बोलते हैं अगुणित जीवन चक्र। ये किस में होता है? शैवाल और कवक में होता है। अगर मनुष्य की बात करें या अधिकांश जीवों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों में युग्मनज से समसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित जीव का निर्माण होता है, जिसे द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है, और हमारे अंदर समसूत्री विभाजन से ही जीव का परिवर्धन होता है। तो जीव कैसा बनेगा? द्विगुणित बनेगा, और उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। तो ऐसे प्रकार से भ्रूणोद्भवन की क्रिया होती है। और डिटेल में पढ़ेंगे इसे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए।